सलाम नमस्ते आदाब दोस्तों। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। उर्दू जुबान में पसमानदा अदब क्यों नहीं है। पिछले भाग में हमने देखा कि 18वीं और 19वीं सदी में उर्दू के मानकीकरण ने इसकी पहचान पर गहरा असर डाला। उस दौर में उर्दू को एक अलग भाषा के रूप में स्थापित किया गया और धीरे धीरे इसे अशराफ मुसलमानों की भाषा के तौर पर देखा जाने लगा। पहले यह हिंदवी या हिंदी के नाम से जानी जाती थी और हिंदू मुसलमान दोनों की साझा भाषा थी। लेकिन मानकीकरण के दौरान उर्दू में फारसी और अरबी शब्दों का प्रभाव बढ़ा और इसे फारसी लिपि में लिखा जाने लगा। इस बदलाव ने उर्दू को मुस्लिम पहचान से जोड़ दिया। उर्दू और हिंदी के बीच का विवाद केवल भाषाई नहीं था, बल्कि यह एक सांप्रदायिक विभाजन का भी प्रतीक था। ब्रिटिश शासन ने भाषाई पहचान को धार्मिक पहचान से जोड़ने का काम किया। अंग्रेजों ने जनगणना में उर्दू और हिंदी को अलग अलग भाषाओं के रूप में दर्ज किया, जिससे हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच अलगाव की भावना गहराई। सर सैयद अहमद खान ने उर्दू को मुसलमानों की पहचान से जोड़ने का काम किया और इसे मुसलमानों की भाषा के रूप में प्रचारित किया। उन्होंने उर्दू के समर्थन में आंदोलन चलाया, जबकि दूसरी ओर हिंदी को हिंदुओं की भाषा के रूप में प्रचारित किया गया। इस भाषाई विभाजन ने धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को और मजबूत किया। उर्दू और हिंदी के बीच औपनिवेशिक विभाजन का एक महत्वपूर्ण उदाहरण 1900 में यूपी में हिंदी और उर्दू दोनों को समान अधिकार देने वाला फरमान था। उस समय उर्दू को दरबारी और प्रशासनिक भाषा के रूप में स्वीकार किया गया था और अशराफ मुसलमानों के लिए यह भाषा सामाजिक और आर्थिक लाभ की कुंजी थी। जहां रहे यूपी की आबादी का सिर्फ 15% होने के बावजूद 1857 में मुसलमानों के पास 64% नौकरियां थीं। हिंदी की शुरुआत के बाद अशराफ मुसलमानों की तादाद कम हो गई, लेकिन 1913 में भी अशराफ मुसलमानों के पास अभी भी 35% नौकरियां थीं, जो उनकी आबादी की ताकत से 2 गुना से ज्यादा था। अंग्रेजों की रणनीति ने इस भाषा विवाद को और तीखा कर दिया। उदाहरण के लिए, बिहार में जब हिंदी को अदालती भाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया, तो इसका विरोध मुख्यतः अशराफ मुसलमानों और कायस्थों द्वारा किया गया। अंग्रेजों के शासनकाल में जनगणना ने हिंदी और उर्दू के बीच धार्मिक विभाजन को और गहरा किया। जनगणना के जरिए उर्दू को मुसलमानों की भाषा और हिंदी को हिंदुओं की भाषा के रूप में वर्गीकृत किया गया। 19वीं सदी के अंत तक अशराफ मुसलमानों ने उर्दू को इस्लामी तहजीब का प्रतीक मान लिया और इसे फारसी अरबी शब्दों के साथ जोड़ा गया। वहीं हिंदू नेताओं ने हिंदी को संस्कृत से जोड़कर इसे हिंदू राष्ट्रवाद का प्रतीक बना दिया। इस प्रकार उर्दू और हिंदी, जो कभी एक ही भाषा के 2 रूप थे, सांस्कृतिक और धार्मिक विभाजन का प्रतीक बन गए। अंग्रेजों की इस नीति ने भाषा के जरिए सांप्रदायिक गोलबंदी की शुरुआत की, जिसने न सिर्फ भाषा बल्कि दोनों समुदायों की राजनीतिक पहचान को भी प्रभावित किया। पाकिस्तान की मांग के साथ जिन्ना ने उर्दू को अशराफ मुस्लिम राष्ट्रवाद का प्रतीक बनाकर प्रस्तुत किया और इसे पाकिस्तान की राष्ट्रीय भाषा घोषित किया। वहीं भारत में इसे मुस्लिम अल्पसंख्यकों की भाषा के रूप में देखा जाने लगा। जिन्ना के लिए, जो खुद केवल अंग्रेजी धारा प्रवाह बोलते थे, उर्दू केवल मुसलमानों की भाषा थी और इसलिए उसे पाकिस्तान की राष्ट्रीय भाषा होना था। हिंदी को हिंदुओं की भाषा और उर्दू को मुसलमानों की भाषा के रूप में प्रचारित किया। उर्दू के लिए अलग प्रांत की मांग की। यह भी जाना दिलचस्प है कि पाकिस्तान में आज भी 7 से 8% लोग ही उर्दू बोल पाते और पाकिस्तान से बांग्लादेश का विभाजन में एक महत्वपूर्ण कारण यही उर्दू बंगला विवाद भी रहा। संस्कृत निष्ठ हिंदी का विकास 19वीं सदी के अंत में हुआ। यह हिंदी संस्कृत के कठिन शब्दों से भरी थी, जिसने इसे आम जनता से दूर कर दिया। इससे हिंदी और उर्दू के बीच का सांस्कृतिक और भाषाई विभाजन और गहरा हुआ। हिंदू राष्ट्रवादी विचारधारा ने इस हिंदी को अपने सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान का प्रतीक बना लिया। इस विभाजन ने न केवल भाषाई बल्कि सांप्रदायिक तनाव को भी बढ़ावा दिया। ब्रिटिश राज में ही ये तय हो गया था कि अंग्रेजी वो जबान है जिसके दम पर आप ऊंचे ओहदे को हासिल कर सकते हो।
इसलिए सर सैयद अहमद खान ने जहां एक ओर अशराफ तबके के लिए अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई पर जोर डाला, वहीं दूसरी ओर पसमानदा समाज में आधुनिक शिक्षा की खिलाफत करते रहे। यह भी दिलचस्प है कि अंग्रेजी पढ़े लिखा यह वर्ग उर्दू बचाव के नाम पर भारत विभाजन का भी पक्षधर बन गया और पसमानदा मुसलमानों को यह समझाने लगा कि भारत का विभाजन नहीं हुआ तो उर्दू नहीं बचेगी। मौजूदा दौर में उर्दू और मुस्लिम संस्कृति एक दूसरे के पर्याय की तरह देखे जाते हैं। नतीजतन पसमानदा मुसलमानों पर उर्दू बचाने का दबाव है, पर अशराफ के लड़के तो अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, तो ऐसे में उर्दू बचाने की जिम्मेदारी पसमानदा के कंधों पर आ गई। लेकिन उर्दू पढ़े लिखे पसमानदा लिए नौकरी का कोई ठिकाना नहीं है। जरा ये आंकड़े देखें जिसे प्रोफेसर मसूद आलम फलाही जी ने अपनी किताब हिंदुस्तान में जात पात और मुसलमान, अल काजी पब्लिकेशन, न्यू दिल्ली 2020 में दिया है। इंजीनियर शमी खान खट्टाना और आयशा समन साहिबा ने भारत की 21 यूनिवर्सिटी में मुसलमानों से संबंधित विभागों जैसे उर्दू, अरबी, पारसी, फारसी, इस्लामिक स्टडी इत्यादि में शिक्षकों, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर की सामाजिक स्थिति पर जानकारी एकत्र की, जिसके अनुसार कुल 296 शिक्षकों में कथित अशराफ वर्ग के शिक्षक 272 हैं, अनुसूचित जाति के 3 शिक्षक, अनुसूचित जनजाति के 3 शिक्षक, अन्य पिछड़ा वर्ग के 18 शिक्षक हैं। मतलब करीब 22% अशराफ शिक्षक हैं और ये साफ है कि शिक्षा से जुड़े हर संसाधन पर इन्हीं की नुमाइंदगी चलती होगी। इस तरह हम देखते हैं कि उर्दू बचाने की जिम्मेदारी पसमानदा की है और उर्दू से कमाने की और अपना सत्ता वर्चस्व बनाए रखने की जिम्मेदारी अशराफों की है। आधुनिक भारत में उर्दू की स्थिति को केवल अल्पसंख्यक भाषा के रूप में नहीं देखा जा सकता। यह भाषा आज भी करोड़ों भारतीयों की रोजमर्रा की भाषा है। 1971 में उर्दू बोलने वालों की संख्या 3.77% थी, जो 2001 तक बढ़कर 5.1% हो गई। यह बढ़ता आंकड़ा बताता है कि उर्दू आज भी भारतीय समाज में अपनी जगह बनाए हुए है और इसे बोलने वालों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। उर्दू का भविष्य उज्ज्वल है, विशेष रूप से भारत में, जहां यह अपनी साहित्यिक धरोहर और सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के साथ साथ नए सामाजिक आंदोलनों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। पसमानदा समाज ने उर्दू के पुनर्जागरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जो इसे केवल धार्मिक सीमाओं में बांधने के बजाय इसे सामाजिक न्याय और समता का प्रतीक बना रहा है। साहित्यिक आयोजन, उर्दू महफिलें, नाटक और शायरों की बढ़ती लोकप्रियता ने यह साबित कर दिया है कि उर्दू न केवल जीवित है बल्कि फल फूल रही है। साथ ही डिजिटल युग में उर्दू साहित्य और शायरी को नया मंच मिल रहा है, जिससे युवा पीढ़ी के बीच इसकी स्वीकार्यता और बढ़ रही है। यह भाषा अब भी प्रेम, भाईचारे और सामाजिक न्याय का प्रतीक बनी हुई है। आज उर्दू का विकास न केवल साहित्यिक और सांस्कृतिक रूप से हो रहा है, बल्कि इसका उपयोग फिल्मों, गानों और आधुनिक नाटकों में भी हो रहा है। भारत में उर्दू की स्थिति को केवल अल्पसंख्यक भाषा के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि इसे एक साझी सांस्कृतिक धरोहर और समाज में समानता और सामाजिक न्याय की भाषा के रूप में मान्यता मिलनी चाहिए। एक बात समझ लें, पसमानदा समाज ही उर्दू को समावेशी और सामाजिक न्याय की भाषा बना सकता है, इसकी सांप्रदायिकता से लड़ सकता है। पसमानदा आंदोलन का मानना ही है कि आज उर्दू की सबसे ज्यादा सेवा पसमानदा समाज कर रहा है और पसमानदा समाज ही उर्दू में हाशिए पर है, उर्दू से प्राप्त नौकरियों में सबसे कम लाभान्वित है। ऐसे में हमें इस भाषा को त्यागने की नहीं, इस पर कब्जा करने की जरूरत है।